आज के इस लेक्चर में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि आखिरकार ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता क्या है। आम नागरिकों को देने के लिए, आम जनता को देने के लिए ये एक अधिकार दिया गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो आखिरी यूनिट चल रही है, यानी कि यूनिट नंबर 5, उसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, और जिसके अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज पूरा डिटेल में हम जानने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है, कुछ जनरल चीजें भी हमें इसके माध्यम से पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर, दोनों से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। सामने दिए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं, इवन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि आखिरकार ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कि भाई हमारे क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, मान लो आपका कोई केस हो गया, कोर्ट में चले गए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए या जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वहां पर गए, उनका डिसीजन आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप आरटीआई डाल सकते हैं। साथ ही साथ में मान लो कि आपकी जो कोई एग्जाम शीट है, स्टूडेंट का ही एग्जांपल देके चलता हूं मैं, केस तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आपने जो है आंसर लिखा और आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया घर पे आके भी कि भाई मैं ये लिख के आया हूं, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन टीचर ने वो गलत कर रखा है। जो मार्क्स वो 10 नंबर में से आपको 7, 8, 9 मिलने थे, चलो हम 7, 8 की बात करते हैं, वहां पर आपको 1 नंबर भी नहीं मिला या 2-3 नंबर मिले, और उसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बना, या तो टॉप करने से रह गए या आप फेल हो गए, तो आप आरटीआई डाल सकते हैं, ठीक है, जिसके तहत आपकी आंसर शीट दिखाई जाएगी और उसमें जो भी चीजें हैं वो क्लेम आप कर सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आम नागरिकों को देने के लिए, आम जनता को देने के लिए यह एक अधिकार दिया गया। ये एक अधिकार दिया गया पब्लिक अथॉरिटीज के अंतर्गत, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, हमारी अकाउंटेबिलिटी या जो हमारी एक अच्छी गवर्नेंस है हमारी, वो प्रमोट हो सके। साथ ही साथ ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड किया गया, पूरे इंडिया में एक्सटेंड किया गया, पूरे इंडिया में जो है बेसिकली इसको लागू किया गया। अब अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ हमारी मेजर टर्म्स आ जाती हैं, जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि एक सटीक सरकार, ठीक है, अच्छी सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेसिकली, ठीक है, यूनियन या यूनियन टेरिटरी बॉडीज में भी काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज के लिए काम करती है। उसके बाद आती है हमारी एक पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, तो ये इस कमेटी का कह लो या इस अथॉरिटी का गठन किया गया था हमारे भारत के संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या ऑर्डर के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे मिनिस्टर्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एटसेट्रा, जिससे कि पब्लिक के लिए भी डायरेक्ट डीलिंग हो सके। भाई हर किसी के साथ तो संभव नहीं है कि सीधा जाकर के प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएंगी, राष्ट्रपति से बात हो जाएंगी, ये संभव नहीं है, तो उसके लिए लोअर लेवल्स पे जो है पब्लिक अथॉरिटीज बनाई गई। जैसे एक इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी एक मटेरियल, अगर चाहे रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोज हैं, ईमेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सैंपल्स हैं, ठीक है, या आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। रिकॉर्ड की बात करूं तो जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फाइल्स हैं, माइक्रोफिल्म है, माइक्रोफिश है, या आपका फैसिमिल है, कंप्यूटर जनरेटेड मटेरियल्स है, ये सब आपका रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्टी, कोई भी एक पर्सन या आपकी पब्लिक अथॉरिटी जो आपके एक एप्लीकेंट रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है उससे अलग है, तो वो आपकी थर्ड पार्टी कहलाती है। जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, ठीक है जी। चलिए
ऐसे ही सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, जिसका मतलब बनता है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 15 के अंतर्गत इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, सेक्शन 12 और सेक्शन 15 के तहत इसकी स्थापना करी गई। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसको ही हेड बनाया जाता है, वो ही चेयरमैन होता है इस पर्टिकुलर किसका, कमीशन का। उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा जो है बेसिकली जानने का अधिकार है। तो सीधी सी बात है, हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि जो भी बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, जानने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत आप जो है काम को भी जांच करवा सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं या सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, सैंपल्स हैं या जो इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग फॉर्मेट्स में, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, एटसेट्रा, तो वो जानने का अधिकार आपके पास है। अब जो ऑब्लिगेशंस हैं हमारे पब्लिक अथॉरिटीज के, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला है हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो आप इसके जरिए अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं जो कैटलॉग किए गए हैं आपके, साथ ही साथ इंडेक्स और जो हमारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं एक इजी एक्सेस के लिए। ठीक है, जो कंप्यूटराइज्ड किए गए हैं एक इजी एक्सेस के लिए, जिससे कि हम जो है आसानी से उनको जो है एक्सेस भी कर सके, उनके बारे में जान भी सके। पब्लिक इंफॉर्मेशन 120 दिन के भीतर भीतर, ठीक है, अब इसका क्या मतलब बनता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी कार्य होते हैं तो उसमें नाम, ड्यूटीज, पावर्स जो है ऑफिसर्स की, वो जानने का अधिकार है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पर्टिकुलरली आप जो है सुपरविजन हुआ, अकाउंटेबिलिटी है, रेगुलेशंस है, मैनुअल्स है, रूल्स है या कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उनको बेसिकली देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो जो भैया एक पूरा बजट है, एक्सपेंडिचर्स है, सब्सिडी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कंसेशंस होते हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल डिटेल्स में आते हैं। पर्सनल डिटेल्स की बात करें तो जैसे ऑफिसर्स का रिम्यूनरेशन होता है, डायरेक्टरी होती है स्टाफ्स की, नाम है एक आपका पर्टिकुलरली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का, तो वो पर्सनल डिटेल्स में आता है। ऐसे ही पब्लिक कंसल्टेशन है, तो जो आपके बोर्ड्स हैं, काउंसिल्स हैं, कमिटीज हैं या जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, तो वो पब्लिकली पार्टिसिपेशन कर लेती हैं, पब्लिकली पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, पब्लिकली पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद बात आती है हमारी ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की, तो यहां पर आपके जो है बेसिकली फैक्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, जबकि हमारी जो है पॉलिसीज जिस टाइम पर बन रही होती हैं, तो आप रीजंस देंगे कि जो भी आपका बेसिकली जुडिशियल डिसीजन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है जो लोगों को प्रभावित करेगा, वो बेसिकली यहां पर उसके लिए रीजन देना पड़ता है। उसके बाद है डेजिग्नेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का। ठीक है जी, तो इसके अंतर्गत हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है बेसिकली वो अपॉइंट कर सकती है क्या, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। सभी ऑफिसेस में 100 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन इसकी स्थापना होती है। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं आपके सब डिविजनल लेवल्स पे, जिससे कि एप्लीकेशंस और अपील्स को वो एक्सेप्ट कर सके जो भी आती हैं। ठीक है, वो आरटीआई को डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि सिटीजन्स को अप्लाई करना और भी आसान बन जाए, कोई बाधा ना आए बीच में। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है एक आपका, जो कि रिटन या इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा, इंग्लिश, हिंदी या जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसके फॉर्म में होता है। वहीं पर एप्लीकेंट को, ठीक है, एप्लीकेंट को कोई एज सच रीजंस नहीं देने पड़ते। एक एप्लीकेंट को कोई एज सच रीजंस नहीं देने पड़ते, जैसे एप्लीकेशन का ट्रांसफर करवाना हो। ठीक है, अगर आप जो है बेसिकली कनेक्ट हो जाते हैं दूसरी अथॉरिटीज के साथ में, तो ये आपका ट्रांसफर किया जाता है 5 दिन के भीतर भीतर ही। ठीक है, 5 दिन के भीतर भीतर ही जो है आपका ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें कुछ टाइम लिमिट भी है, टाइम बाउंडेशंस भी दिए गए हैं। जैसे नॉर्मल केसेस है तो 30 दिन का टाइम होगा। ठीक है, अगर कोई लाइफ से कंसर्न है, लिबर्टी से, तो भैया 48 घंटे का होता है समय। वहीं पर फिर अब असिस्टेंस आता है,
जो डिसेबल्ड पर्संस हैं या इलिटरेट एप्लीकेंट्स होते हैं उनको मदद भी मिलती है, जिससे कि जो एक रिक्वेस्ट है उनकी लिखने की वो भी जो है बेसिकली कम हो जाती है। बीपीएल, आपने नाम सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन एप्लीकेंट्स को बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलता है आरटीआई के लिए, इनके ऊपर कोई ऐसा फीस नहीं होती। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट एंड फीस, अब जो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट एंड फीस है तो भैया डिसीजन 30 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, अदरवाइज वो रिफ्यूज हो जाएगा, मना हो जाएगी। फीस रीजनेबल होती है और नॉन मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स के लिए कोई फीस होती ही नहीं है, या अथॉरिटी जो इस टाइम लिमिट से अलग चली जाती है तो भी कोई फीस नहीं होती। एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि एडिशनल फीस हो सकती है, पूरा कैलकुलेशन डिटेल्स दी जाती है कि भैया ये फीस है, ये चार्ज बनेंगे, ये पे करना पड़ेगा। फिर है रिजेक्शन मस्ट इंक्लूड, अब अगर रिजेक्शन हो रहा है आपकी अपील का तो उसके अंतर्गत रीजन होंगे। भैया अपील का टाइम फ्रेम क्या था, हो सकता है कि भाई टाइमलाइन चली गई हो, या एपीलेट अथॉरिटी डिटेल्स क्या है वो सब मेंशन करनी पड़ेंगी। अब है बात, अगर आप उसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं डिस्क्लोजर से, ठीक है, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपकी। सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का ध्यान रखना है, ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे भारत में किसी भी तरीके का नुकसान डाल सकती है, फॉरेन रिलेशंस बिगाड़ सकती है या इंसाइटमेंट हो सकता है, तो भैया इस पे ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अगर कोई भी प्रावधान है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में तो भैया उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेड सीक्रेट्स एंड कमर्शियल कॉन्फिडेंस, अगर बेसिकली डिस्क्लोज हुआ तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा, उस चीज का ध्यान रखना है। फिर है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स, अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड्स, ठीक है, तो इस चीज पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। उसके बाद आपके फॉरेन गवर्नमेंट भी है कि भैया जो इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी में होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। लाइफ एंड सेफ्टी, अगर आप जो है बेसिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं एंडेंजर लाइफ को, या जो इन्फॉर्मेंट्स हैं आपके बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो भी परेशानी है। इन्वेस्टिगेशंस, अगर इन्वेस्टिगेशंस प्रोसिक्यूशंस के साथ आपने छेड़ाखानी की, उसमें इंटरफेयर किया तो भी वो भी दिक्कत है, वो भी नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट पेपर्स, जब तक डिसीजन नहीं आता किसी भी तरीके का आपको डिस्क्लोजर नहीं करना है। कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन जो है प्राइवेट पर्संस की वो भी डिस्क्लोज नहीं करनी है किसी के साथ। उसके बाद बात आती है हमारी सिवरेबिलिटी की, ठीक है, तो जो नॉन एग्जेम्प्ट पार्ट होता है रिकॉर्ड का वो जो है बेसिकली शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है, नॉन एग्जेम्प्ट पार्ट, बाकी जो एग्जेम्प्टेड है वो नहीं शेयर होने चाहिए। फिर है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन का संबंध सीधा सीधा थर्ड पार्टी से है तो नोटिस 5 दिन के भीतर भीतर दिया जाना चाहिए। थर्ड पार्टी उसको देखेगी, फिर कंसिडर करेगी कि डिस्क्लोज होने से पहले कि भाई हो सकता है या नहीं। कोई डिसीजन है अगर कम्युनिकेट किया जाना है एक एप्लीकेंट को और थर्ड पार्टी को तो वो भी बताना पड़ेगा। फिर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, इसका गठन जो है बेसिकली बाकायदा भारत के राजपत्र ऑफिशियल गैजेट में किया गया था। कॉम्पोजिशन की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ साथ इसमें 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट होगा जो कमेटी का बेसिकली PM चेयरपर्सन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे और इसमें हमारा जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है। इसी में अगर हम आगे बढ़े तो अब बात आ जाती है कि हेडक्वार्टर कहां पे है। हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, जिसमें प्रॉपर अप्रूवल, ऑफिसेस और जो भी काम होना है हमारा वो होता है। इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो भैया जो ऑटोनोमसली है, ठीक है, वो बिल्कुल होगा बिना किसी गवर्नमेंट डायरेक्शन के, ठीक है, इंडिपेंडेंसी होती है इस एक्ट के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो हमारी अगर एक पब्लिक लाइफ की बात करें तो कोई भी कानून है, सोशल सर्विसेज है, जर्नलिज्म है, मैनेजमेंट है, मास मीडिया है, साइंस है, टेक है, इन सब के ऊपर आपका पूरा अधिकार है कि आप RTI डाल सकते हैं। कैन नॉट होल्ड पॉलिटिकल और प्रॉफिट ऑफिस, आप जो है किसी भी प्रकार से कोई पॉलिटिकल या प्रॉफिट ऑफिस नहीं चला सकते हैं, उनके ऊपर कोई एज सच आप जो है कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब ये जो टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विस कंडीशंस है उसकी अगर हम बात करें तो CIC, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो जो बेसिकली एक हमारा उस इंसान की जो एज है वो कम से कम 65 साल की होनी चाहिए,
ठीक है, और उसके बाद उनका जो है रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। ऑफिस जो बेसिक होल्ड्स ऑफिस एज प्रिस्क्राइब, आप जो है बेसिकली 65 साल तक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और दोबारा से फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करें तो भैया वो जो है बेसिकली एक सेम ही टर्म्स है, वो प्रमोट किए जाते हैं फिर आगे CIC के लिए, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, एग्रीगेट टेन्योर जो होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और CIC का, वो जो है बेसिकली 5 साल से ज्यादा का नहीं होता। अब जो पर्टिकुलरली हमारे एग्जाम्स को लेकर के या रिकैप को लेकर के कोई पर्टिकुलर हाइलाइट्स हैं, तो 30 दिन, ठीक है, 30 दिन नॉर्मल इंफॉर्मेशन और 48 दिन अगर बेसिकली लाइफ और लिबर्टी की बात है तो। कोई रीजंस जो है बेसिकली हमें नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेंट से कोई रीजन नहीं लिए जाते, ठीक है। फ्री है बिल्कुल बेसिकली BPL बिलो पॉवर्टी लाइंस के लिए या डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स को जो है फिर असिस्ट किया जाता है, ठीक है। 120 दिन के अंतर्गत अथॉरिटी को जो है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो है पब्लिश करने पड़ते हैं, वो बताने पड़ेंगे। थर्ड पार्टी कंसल्टेशन जो है मैंडेटरी है बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अगर बात करूं तो उन्हें जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा पूरा कार्य, ठीक है। कंक्लूजन में क्या आ जाता है, सीधी सी बात है, RTI एक्ट आपको एक पर्टिकुलर पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। वहीं पर जो भी नागरिक है हमारे देश को, सबको जो है एनकरेज करता, बढ़ावा देता है कि करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाओ, पार्टिसिपेट करो और उसको कम करने में मदद करो। पब्लिक अथॉरिटीज जो है बेसिकली प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज कर सकती है इंफॉर्मेशन, लेकिन RTI क्वेरीज को जो है बेसिकली सिर्फ आपको उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, उसके अगेंस्ट आपको जो है कार्य भी करना पड़ेगा। आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो RTI डालो, सारे पुख्ता सबूत आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके तहत आप जो है वो सब सबमिट कर दो और जो है अपनी RTI आप दाखिल कर सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 4 पूरा कंप्लीट हमने किया। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू भी, यहाँ पर भी अमेजिंग कंटेंट रहता है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस ज़्यादातर होती हैं जिससे प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में B फार्मा नोट्स मिले तो जो नंबर है 6397576299, इस पे कैपिटल लेटर्स में B.Pharma BPHARMA, B और P के बीच में डॉट, ये लिख करके भेज दीजिए, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।